राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के संयुक्त अधिवेशन 3 दिन समाप्त होने के बाद हम लोगों ने 28 और 29 2 दिन का भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन ले रहे थे। आज 29 तारीख है और 29 तारीख का आखिरी सत्र है और आखिरी सत्र का आखिरी समापन भाषण मैं करने जा रहा हूँ। कुछ बातें आप लोगों के सामने विषय के अंतर्गत रखना चाहता हूँ। जो विषय है दोपहर 3 बजे से ओबीसी और एनटी-डीएनटी विजेएनटी के लोगों को जातीय आधार पर हो रहे अन्याय अत्याचारों से बचाने के लिए उनके लिए भी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट लागू करना आज की एक आवश्यक ज़रूरत, एक गंभीर विश्लेषण। एक विषय है नई जानकारी से संबंधित मुद्दा है ये। दूसरा है ब्राह्मणिस्ट बॉम्ब एंड मुस्लिम हैंग, अर्थात ब्राह्मणों द्वारा बम फोड़ना और बेकसूर मुसलमानों को सूली पर चढ़ाना शासक जातियों का एक भयानक षड्यंत्र है, एक पर्दाफाश। इस पर मुशर्रफ साहब के द्वारा विस्तार से बात की गई है। तीसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर किए गए जीपीएस सर्वे द्वारा सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है, ऐसा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सिद्ध हुआ। बौद्धों की इस पर क्या भूमिका होनी चाहिए, एक गंभीर सवाल। इस पर विलास राज जी के द्वारा विस्तार से आप लोगों को जानकारी दी गई है। क्या करना चाहिए आने वाले समय में, इस पर हम लोग निर्धारित करेंगे। एक तो ये पहले 3 बजे से 6 बजे तक का जो सत्र है, इसमें ये विषय रखे गए हैं। जो शाम का सत्र है उसमें है राष्ट्रीय किसान मोर्चा को देशव्यापी संगठन बनाए बगैर मूल निवासी बहुजन किसानों और खेती और मजदूरों की समस्या का समाधान संभव नहीं है, एक गंभीर चर्चा। एक विषय है जो किसान और मजदूर से संबंधित है। किसान आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बनाए बगैर किसानों की किसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है, एक गंभीर बहस। तीसरा है कोई भी जन आंदोलन महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, एक गंभीर चर्चा। तो पहले सत्र में जो विषय रखे गए हैं उसमें एक विषय है जिस पर चर्चा नहीं हुई। बाकी विषयों पर वक्ताओं के द्वारा, जैसे ब्राह्मण्स बॉम्ब्ड एंड मुस्लिम हैंग पर चर्चा हुई और जीपीएस सर्वे सोमनाथ मंदिर के नीचे वाला मुद्दा, इस पर काफ़ी विस्तार से बात हुई। मगर ओबीसी और एनटी-डीएनटी विजेएनटी के लोगों को जातीय आधार पर हो रहे अन्याय
अत्याचारों से बचाने के लिए इस विषय पर अब लोगों को जानकारी नहीं हुई है। तो ये नया एस्पेक्ट है और नई जानकारी से संबंधित विषय है। आप लोगों को याद होगा, जानकारी होगी, यहाँ हमारे जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों पर होने वाले अन्याय अत्याचार का प्रतिरोध करने के लिए कानूनी प्रावधान किया गया है। एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया है, उनको कानूनी प्रोटेक्शन दिया गया है। संविधान में जो 17वां आर्टिकल है फंडामेंटल राइट के चैप्टर के अधीन, उसको अमल में लाने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। इसके बावजूद भी अन्याय अत्याचार इनके ऊपर कम नहीं हो रहे हैं। वो संख्या अगर देखा जाए तो ज़्यादा ही होती है। ज़्यादा क्यों होती है? तो देश में जो शासन है, रूल है, वो रूल ऑफ लॉ न मानने वाले लोगों का है, संविधान को ना मानने वाले लोगों का है। देश में जो रूल है वो ब्राह्मण लोगों का रूल है, और सेंटर में भी उनका ही रूल है और राज्यों में भी उनके ही पार्टी का रूल है। तो इसलिए कानून तो है, एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट का कानून है, मगर अत्याचार की संख्या लगातार बढ़ रही है, घट नहीं रही है। ये फर्क करना भी गलत होगा कि कांग्रेस के राज में कम होते थे और बीजेपी के राज में बढ़ गए हैं। ये सोचना सही नहीं है। तो ये एक एस्पेक्ट है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मगर आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट में अनटचेबिलिटी को आधार बनाकर या आदिवासियों के अलगीकरण को आधार बनाकर ये कानून बनाया गया है। मगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि अनटचेबिलिटी अलग मामला है और कास्ट अलग मामला है। हमारे बहुत सारे लोगों को ये माइक्रो डिफरेंस समझ में नहीं आता। जातीय अत्याचार और अनटचेबिलिटी के आधार पर होने वाला अत्याचार, दो अत्याचार अलग अलग है। जो अनटचेबल लोग हैं, वो अनटचेबल लोग जातीय अत्याचार के भी शिकार है, इन एडिशन अनटचेबिलिटी के भी शिकार है। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा। दूसरा, ये जो अनटचेबल लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये अनटचेबल लोग पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने द अनटचेबल नाम का जो रिसर्च ग्रंथ लिखा है, उसमें उन्होंने प्रमाणित किया है कि ये अनटचेबल लोग हैं, ये पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं। बुद्धिस्ट होने की वजह से इनको अनटचेबल घोषित किया गया है ब्राह्मण धर्म के द्वारा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखा, अभी तक ये बात अनटचेबल लोगों को पता नहीं है। पढ़े लिखे लोग जो अनटचेबल वाले, उन लोगों को ये पता नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किताब लिखा है कि ये अनटचेबल पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्धिस्ट होने की वजह से उनको अनटचेबल बनाया गया। ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं? नहीं, वो गौ मांसाहार करते थे, इस वजह से उनको अनटचेबल बनाया गया है। जो मान्य है
बगैर किसी पढ़े ये थीसिस पढ़े बगैर हमारे लोग जो है ज़्यादातर यही मानते हैं। अमेरिका के सारे लोग गौ मांसाहार करते हैं, ब्राह्मण लोग गौ मांसाहार करते थे, और जो अमेरिका और यूरोप में ब्राह्मण लोग यहाँ से गए तो वहाँ अमेरिका और यूरोप में ये भारत के जो लोग गए हुए खासतौर पर ब्राह्मण, वो वहाँ गौ मांसाहार करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो 19% एक्सपोर्ट जो है वो गौ मांसाहार का बढ़ा। बीजेपी की सरकार आने के बाद कम होना चाहिए ना, गौ माता का कत्लेआम भी कम होना चाहिए। अब सरकार मतलब उनकी माँ की ही सरकार आ गई, बेटे की सरकार आ गई, तो 19% एक्सपोर्ट हो गया, बढ़ गया। अब मैं जब अमेरिका गया तो न्यूयॉर्क को सटा हुआ एक स्टेट है, उस स्टेट का नाम है न्यू जर्सी। तो हमारे देश में एक गाय आई है, उसका नाम है जर्सी। मैं जब 5 साल वहाँ गया, न्यू जर्सी और जर्सी गाय, क्या साला इसका कोई संबंध है क्या, ढूंढने की कोशिश किया तो पता चला कि हाँ, ये गाय जो है क्रॉसब्रीड करके ये जर्सी में पैदा की गई है, न्यू जर्सी में, इसलिए उस गाय का नाम जर्सी रखा गया है। ये जो गाय है ना ज़्यादा दूध देने वाली, वो वहाँ जर्सी में उसका पैदाइश जो है वहाँ हुआ है। मगर ब्राह्मण, वो भी गाय है, वो मांस ब्राह्मण नहीं खाते, भारत वाली गौ माता चाहिए। तो वो इसीलिए उसका एक्सपोर्ट होता है। अभी मैंने ही कहा था, फिर उसके बाद कांग्रेस के महासचिव रहे हुए आदमी दिग्विजय सिंह, एक चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि सावरकर ने कहा कि गौ माता का मांस खाना चाहिए, ऐसा दिग्विजय सिंह ने कहा है। उपयुक्त प्राणी है, ऐसा सावरकर ने कहा हुआ है। जब पुणे के ब्राह्मणों ने हंगामा किया गौ मांसाहार खाना का चाहिए, ऐसा सावरकर ने कहा, तो फिर सावरकर ने उसका जवाब दिया और कहा कि तुम्हारे बाप दादा खाते थे, वो क्या नालायक लोग थे, गधे थे, उनको समझ में नहीं आता था, तुमको ज़्यादा अकल है। तो दूसरे दिन फिर उन्होंने बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि ये सावरकर बैरिस्टर आदमी है, अनपढ़ आदमी नहीं है, ऐसे थोड़ी हवा में फेंक रहा है। तो गो मांसाहार की वजह से अनटचेबल है, या मांसाहार लोग करते हैं इस वजह से अनटचेबल है, या मृत जानवरों का मांस खाते हैं इस वजह से ये अनटचेबल है, ये आम तौर पे अनटचेबल लोगों के पढ़े लिखे लोग इस बात को मानते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं मानते। खास बात आप लोगों को समझा रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को नहीं मानते। और फिर उन्होंने बड़ा किताब लिखा, और किताब लिखकर प्रूव किया कि ये इनको दंड स्वरूप, क्योंकि ये बुद्धिस्ट लोग हैं और ये छोड़ने के लिए राजी नहीं थे काउंटर रिवॉल्यूशन में, इस वजह से इनको बहिष्कृत किया गया और इसकी वजह से ये लोग अनटचेबल बने। तो अनटचेबिलिटी की वजह से इनके ऊपर अत्याचार होता है, आदिवासियों के साथ अलगीकरण की वजह से अत्याचार होता है, मगर कास्ट की वजह से ओबीसी के लोगों पर अत्याचार होता है। 17 अगस्त 1932 को शेड्यूल कास्ट के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिला, 17 अगस्त 1932 को, और 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देने के बाद रिजर्वेशन ओबीसी को मिला। 32 और 92, देखो गिनती करो,
60 साल। शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो अधिकार मिला, उस अधिकार मिलने के 60 साल बाद ओबीसी को मिला। है ना अत्याचार? है कि नहीं अन्याय? ये भी मालूम नहीं है, ओबीसी के लोगों को पता नहीं है। तो अगर ये अन्याय है, इतने देर से मिला, संविधान लागू होने के लगभग 32 साल लग गए। संविधान लागू 1950 को संविधान लागू हुआ, 42 साल, संविधान लागू होने के 42 साल लग गए। उसके बाद ओबीसी को अधिकार मिलने के लिए। एक आंकड़े हैं सामने, आंकड़े हैं। तो ये अन्याय क्यों हुआ? ओबीसी तो अनटचेबल नहीं है, वो अछूत नहीं है, वो अलगीकरण में भी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण उनके घर में आकर खाना खाता है। या उनके शादी में भी आता है। वैसे एक बात है कि ओबीसी के घर में, अभी मैंने एक बात कही कि उनके घर में आकर खाना खाता है ब्राह्मण, ये बात मैंने गलत कह दिया है, खाना नहीं खाता है। शेड्यूल कास्ट के घर में तो आता ही नहीं है, खाना खाने का सवाल ही नहीं है। मगर अभी वोट के अधिकार की वजह से ब्राह्मण आ जाता है। हमारा IAS IPS IRS अधिकारी है, उसके साथ अपना लड़की भी दे देता है, शादी भी कर देता है। ये है हमारे सामने। मगर कास्ट की वजह से, कास्ट के आधार पर, अनटचेबिलिटी के आधार पर नहीं, कास्ट के आधार पर ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। जाति के आधार पर ओबीसी के साथ अन्याय होता है। ओबीसी की जो मंडल की लिस्ट है, अगर उसका हम बारीकी से विश्लेषण करें तो ओबीसी की लिस्ट में देखो, ओबीसी की लिस्ट में सबसे निचले पायदान पर NT DNT विजय NT के लोग हैं। ये किसी मापदंड में जो सोशियोलॉजी जानते हैं, जो समाजशास्त्र जानते हैं, समाजशास्त्र जानने वाले लोग ये जानते हैं कि नोमेडिक ट्राइब के लोग, ट्राइब्स है, नोमेडिक ट्राइब है, ट्राइब और कास्ट में अंतर है। मगर 3743 जातियों के जाति के लिस्ट में नोमेडिक ट्राइब को डाल दिया। अगर डालना था तो उनको उनका अलग शेड्यूल बनाया जाना चाहिए था, नोमेडिक ट्राइब का। अंग्रेजों ने बनाया था। मगर इससे क्या होता? इससे उनकी संख्या अलग हो जाती, उनको स्टेट और सेंटर में उनके संख्या के अनुपात में अधिकार मिल जाता। ये नहीं मिला, तो इनको उन्होंने मंडल कमीशन के लिस्ट में डाल दिया। भाई ये कास्ट नहीं है। 3743 जातियां हम कहते हैं, मगर नोमेडिक ट्राइब तो नोमेडिक ट्राइब है, कास्ट नहीं है। कास्ट और ट्राइब के अंतर, जो अंदर फर्क है, वो फर्क भी हम लोगों को समझना होगा। दूसरे लोग अगर नहीं समझते, बात ठीक है, वाम सेब के लोगों को समझना चाहिए कि ट्राइब और कास्ट दो अलग चीजें, दो सिस्टम अलग है। नोमेडिक ट्राइब के ऊपर MBC है, ओबीसी की लिस्ट में MBC है। अब इन लोगों की संख्या, जाति की संख्या बहुत ज्यादा है। इनकी जाति की, जातियों की संख्या ज्यादा है, एक जाति की संख्या ज्यादा नहीं है। जैसे कुणबी ओबीसी की जाति है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संख्या वाली जाति जो है वो कुणबी है। वो महाराष्ट्र के लगभग हर जिले में मिलती है। पश्चिमी महाराष्ट्र में तो कुणबी लोग ही मराठा है,
प्रचार में वो मराठा है, उनके सारे रिकॉर्ड में वो कुणबी है, जो पुराने रिकॉर्ड अंग्रेजों के समय के सारे रिकॉर्ड। तो सबसे ज्यादा संख्या वाली जाति है। मगर एमबीसी की जातियों की संख्या ज्यादा है, जातियों की संख्या ज्यादा है, अकेले जाति की संख्या कई 100 है, कई 200 है, किसी जिले में है, किसी जिले के किसी तहसील में ही है, पूरे जिले में भी नहीं है। तो उनका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है कि वो इकट्ठा अगर हो भी गए तो ग्राम पंचायत की एक सीट भी चुनवा कर नहीं ला सकते। समझ रहे ना महत्व क्या होता है, जो एडल्ट फ्रेंचाइज का महत्व क्या है। और इस वजह से इतनी बड़ी संख्या है, मगर राजनीति में उनको पिछलग्गू बनने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं है। इस वजह से वो अनटचेबल भी नहीं है, क्योंकि उनके घर में ब्राह्मण आता है शादी लगाने के लिए, उनके घर का खाना वो खाते नहीं है। ब्राह्मण बोलते वो सीधा आटा दे दो, सीधा सीधा बोलते, क्या बोलते उसको, उसके घर का भी नहीं खाता है। तो इस तरह से ये जाति के आधार पर होने वाला अन्याय है। जाति तो ब्राह्मण की भी है और जाति ओबीसी की भी है, दोनों की जातियां है। एक जाति को जाति के नाम पर बेनिफिट होता है। अगर हम लोग देखें, सिस्टम देखें, देखो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्रों की जातियां हैं 3743, ठीक है। अब जब हम नीचे से इसका फंक्शनिंग स्टडी करते हैं तो इट इज़ ए सिस्टम ऑफ ग्रेडेड इलेवेशन, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ग्रेडेड इलेवेशन। ये मान और सम्मान में जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ हम जाति की तरफ जाते हैं तो उसका मान, सम्मान और अधिकारों में बढ़ोतरी होती जाती है नीचे से ऊपर तक। और ब्राह्मण के पास सम्मान, अधिकार सबसे ज़्यादा होता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ग्रेडेड एलिवेशन, ये सिस्टम है जाति का। दूसरा ऊपर से नीचे, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ग्रेडेड डिग्रेडेशन, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ग्रेडेड डिग्रेडेशन। जैसे जैसे नीचे आते हैं, नीचे के क्रम में जितना नीचे है उतना अपमान है, जितना नीचे है, ये भी जाति के आधार पर है। तो इसका मतलब है केवल ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में अनटचेबिलिटी और अलगीकरण के आधार पर इनके साथ एट्रोसिटी होती है। मगर ओबीसी के साथ में जो एट्रोसिटी होती है वो कास्ट की वजह से होती है। और जिनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आज तक आजाद भारत में कोई भी कानून नहीं है। यह है नया एस्पेक्ट इस सब्जेक्ट का, जो आज तक ओबीसी के लोगों को किसी ने भी नहीं बताया है कि ओबीसी के साथ जो अन्याय हुआ। शेड्यूल कास्ट को अधिकार मिला 17 अगस्त 1932 को, 16 नवंबर 92 को अधिकार मिला 60 साल के बाद, और संविधान लागू होने के 42 साल बाद। कोई वजह तो है ना, तो वजह जाति है, वजह जाति है। जाति की वजह से ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। जिस जाति की वजह से ओबीसी पर अन्याय हो रहा है वो ओबीसी जाति से चिपका हुआ है। शेड्यूल कास्ट का आदमी, शेड्यूल ट्राइब का आदमी दूसरे नंबर पर जाति से अत्याचारित है, पहले अनटचेबिलिटी से है, वो उसके विरोध में बोलता है, वो उसके विरोध में बोलता है, सारे देश भर में बोलता है। ओबीसी का आदमी जाति के विरोध में कहीं पर भी बोलता हुआ दिखता है। ये थोड़ी हैरान करने वाली बात है कि जाति के विरोध में 1848 को ज्योतिराव फुले ने आंदोलन शुरू किया। ज्योतिराव फुले ओबीसी के ही व्यक्ति थे जो जाति के विरोध में बोल रहे हैं, मगर आज़ाद भारत में पढ़ाई लिखाई हो गई, मगर ओबीसी जाति के विरोध में कहीं पर भी ओबीसी के लोगों ने जाति के विरोध में कोई आंदोलन चलाया आज़ाद भारत में, ऐसा भी कोई
उदाहरण नहीं है। बल्कि दूसरी बात दिखाई देती है, जिस जाति की संख्या ओबीसी की ज्यादा है, वो जाति के नाम पर उसको इकट्ठा करके उसका राजनीतिकरण करके उसका फायदा लेते हैं। दूसरे दर्जे के ब्राह्मण बने हुए हैं, दूसरे दर्जे के ब्राह्मण, समझ रहे हैं? अब जाति तो तुम्हारे हानि का कारण है, जाति की वजह से अन्याय हो रहा है। इसके विरोध में अगर तुम्हारे पास ताकत आ गई तो इस शक्ति का उपयोग करके उसके विरोध में आंदोलन खड़ा होना चाहिए था। ऐसा हो नहीं रहा है। तो जाति जो है ओबीसी के अन्याय का कारण है। अगर जाति अन्याय का कारण है, जैसे अनटचेबिलिटी अन्याय का कारण है, वैसे जाति भी अन्याय का कारण है। अगर जाति अन्याय का कारण है तो जाति से प्रोटेक्शन देने वाला कोई कानून ओबीसी के लिए होना चाहिए। मान लो SC/ST के लिए एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट है, ब्राह्मण लोग बहुत सारे ओबीसी को इसके विरोध में खड़ा करते हैं, वो खड़े भी होते हैं, ऐसा भी देखा गया है। यदि मान लो जाति से होने वाले अन्याय अत्याचार से मुक्त होने के लिए अगर कोई एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट बना जाति के विरोध में, तो फिर आगे अपने बराबरी SC/ST के साथ में आगे, फिर ब्राह्मण लोगों को इसके विरोध में ओबीसी को खड़ा करने का मौका नहीं मिले, इसे बनाया नहीं गया। तो राजनीति समझ रहे हो? राजनीति समझना बहुत जरूरी है। 3.5% ब्राह्मण देश पर राज कर रहे हैं, तो बगैर सोचे समझे नहीं कर रहे, तो बहुत माइक्रो लेवल पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके जाति का अभी भी ब्राह्मण इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात ले लो, उत्तर प्रदेश में 18 लोकसभा की सीटें हैं रिजर्व शेड्यूल कास्ट की, तो बीजेपी के लोगों ने 17 सीटें नॉन चमार जाति के लोगों को दी और उन नॉन चमार जाति के शेड्यूल कास्ट के लोगों को मेंबर पार्लियामेंट बनाया। क्योंकि चमार जागृत हो गया, वो बीजेपी की मानने के लिए, ब्राह्मण की मानने के लिए तैयार नहीं है। ब्राह्मण के विरोध खड़ा है एक मायावती को छोड़ करके, वो गधी है, उसको कोई ज़्यादा अकल है नहीं है। मैं जानता हूँ जब वो टीचर बनी थी तो हेडमास्टर ने उसको पहली क्लास को पढ़ाने के लिए भेजा था। जिसकी जितनी अकल होती है उसी हिसाब से उसका उपयोग हुआ। लोग कहते हैं, जाति के लोग कहते हैं, अपनी जाति के प्रेम की वजह से कहते होंगे कि उसको बहुत ज़्यादा समझ में आता है। पहले तो वो कांचीराम जी के आधार सहारे पर खड़ी थी, वो बगैर सहारे से कोई राजनीति नहीं कर सकती। अभी सतीश मिश्रा के सहारे से राजनीति, अपने दिमाग से मायावती राजनीति नहीं कर सकती। मैं किसी पुरुष के आधार पर यह बात नहीं कह रहा हूं, लिंग भेद के आधार पर मायावती के बारे में नहीं कह रहा हूं। मगर यूपी में क्या हुआ वो आपको बता रहा हूं कि ब्राह्मण लोग किस तरह की राजनीति करते हैं। 18 रिजर्व सीटें हैं, 17 जगह पर, क्योंकि ये चमार ब्राह्मणों की सुनते नहीं है, तो 17 जगहों पर नॉन चमार जाति को बीजेपी ने टिकट दिया, उनको मेंबर पार्लियामेंट बनाया। उसमें बहुत सारी वाल्मीकि जाति के लोगों को भी मेंबर पार्लियामेंट बनाया। मगर उसके लड़की पर बलात्कार हुआ, वाल्मीकि जाति के लड़की पर बलात्कार हुआ, वहां का मेंबर पार्लियामेंट भी वाल्मीकि था। मरने के बाद उस लड़की की लाश तक उन्होंने नहीं दी उनको। मरी भी मनीषा वाल्मीकि की लाश तक नहीं दी, वहां का मेंबर पार्लियामेंट वाल्मीकि था बीजेपी का। ये आपको राजनीति समझा रहा हूं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। वहां चमार ब्राह्मणों की नहीं सुनते, तो ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मण राजनीति का कैसा इस्तेमाल करते हैं। ये जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना बीजेपी आरएसएस वाले, ये देखो राष्ट्रवाद कैसा है, घटिया किस्म के राष्ट्रवादी लोग हैं ये। तो उन्होंने कहा किया कि चमार नहीं सुनते हैं ब्राह्मणों की, तो नॉन चमार शेड्यूल का जाति के लोगों को 17 लोकसभा की सीटें दी। एक पागल लड़की थी
वो मेरे बलरामपुर के या उसी के आसपास के मेरे ट्रेनिंग में आई भगवा कपड़ा पहनकर एक लड़की। तो परिचय चल रहा था कार्यक्रम शुरू होने के पहले। तो अरे मैंने कहा तुम कैसे क्या आ गई? ब्राह्मणों के लिए ये ट्रेनिंग नहीं है। वो भगड़ा कपड़ा पहनकर थी। उठ जाओ जाओ। उधर नहीं, मैं तुम्हारी समाज की हूं। बीजेपी ने उसको ढूंढ के निकाला, वो आदि पागल को। उसको मेंबर पार्लियामेंट का टिकट दिया, उसको मेंबर पार्लियामेंट बनाया। उत्तर प्रदेश में मैंने उसको मेरे ट्रेनिंग से निकाल देने के लिए कहा। तो वो भी नॉन चमार जाति की थी, उसका इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो किस तरीके से राजनीति में जाति का इस्तेमाल हो रहा है, और ब्राह्मण लोग जो राष्ट्रवाद 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 की बातें करते हैं, वो जाति का राजनीति में कैसा इस्तेमाल करते हैं कि जो उनकी बात सुनते हैं वो दुनिया का भ्रष्टाचार करो, हमें कोई एतराज नहीं है। ब्राह्मणों का क्या है? ब्राह्मणों का राष्ट्रवाद कैसे? तुमको भ्रष्टाचार करना, जो करना है करो। हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, तुम डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हो, तुम डेप्टी सीएम हो सकते हो, तुमको जो भ्रष्टाचार करना है करो। हमारा मुख्यमंत्री पद मानो, हमारा वर्चस्व मानो, तुमको जो करना है करो। भ्रष्टाचार उनकी समस्या ही नहीं है। उल्टा हमारे समाज का SC ST OBC का आदमी भ्रष्टाचार करेगा, अंदर से कमजोर रहेगा। कमजोर रहेगा तो ज्यादा ऊंची बात। वामन मेश्राम फकीर आदमी है, उसको कोई बात करने के लिए कोई डर ही नहीं, क्योंकि उसके खिलाफ आप कौन सा केस करोगे कि तुम फकीर क्यों हो? तो उसका कैसे केस करोगे? है? तो केस बनता नहीं है। मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, उदाहरण के लिए कास्ट फैक्टर को समझा रहा हूं। राजनीति में कास्ट फैक्टर को किस तरह से उपयोग में लाया जाता है। घटिया किस्म का जातिवाद जो है, मतलब जाति का निर्माण ब्राह्मणों ने किया और जाति का राजनीति में वो कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को। महाराष्ट्र में भी होता है। महाराष्ट्र में होता है तो महार जाति के लोग सुनते नहीं है। क्यों बेटा? सुनते नहीं है। प्रशासन का, किसी का, मंत्री फंत्री बंतसूत का कुछ नहीं सुनते। ठीक है? तो बुलाकर दूसरे जाति के लोगों को MLA का टिकट देते हैं, MP का टिकट देते हैं। तो उससे उनके MLA और MP की संख्या भी ज्यादा होती है। तो भी मातंग जाति के लोगों पर अत्याचार होता है वहां का MLA MP होने के बावजूद भी। नंदा भाई बराबर है, एविडेंस सब बोल रहा हूं। ये समझना जरूरी है। वहां का MLA मातंग जाति का ही है। अत्याचार सबसे ज्यादा उसी के पर हो रहा है, महार पर नहीं हो रहा है। उसका कोई MLA नहीं है, फिर भी उसके साथ नहीं हो रहा है। तो ये जो कास्ट है, ये कास्ट भी अत्याचार का बहुत बड़ा कारण है। मगर इसको आधार बनाकर OBC को प्रोटेक्ट करने वाला कोई कानून 75 साल के आजादी में नहीं बनाया गया है। OBC को इस कानून को बनाने की डिमांड करनी चाहिए। ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए और इसका कानून बनता है तो OBC को फायदा होगा। जब OBC का कास्ट के आधार पर होने वाले अत्याचार के विरोध में कानून बनेगा तो एट्रोसिटीज के विरोध में OBC को, ब्राह्मणों को खड़ा करना आसान नहीं होगा। फिर वो दोनों मिलके करेंगे, दोनों मिलेंगे फिर वो कि तुम्हारे ऊपर अनटचेबिलिटी होता है, हमारे ऊपर कास्ट होता है, चलो ठीक है मिलकर करते हैं। नहीं बना, वो कॉन्शियसली नहीं बनाया गया।
तो जो चीज ब्राह्मणों के फायदे की है इसलिए उन्होंने नहीं बनाई, वो चीज हमारे नुकसान की है इसलिए मैं इसको इश्यू बना रहा हूं कि हाँ ऐसे होना चाहिए, इसको उठाया जाना चाहिए सारे देश भर में। तो एक तो ये बात है, इसके लिए मैं ये बात आप लोगों को समझा रहा हूं, इसके लिए ये विषय यहां रखा गया है। इस विषय पर चर्चा नहीं हुई, बाकी विषयों पर चर्चा हुई। ये जो ब्राह्मणिस्ट बॉम्ब एंड मुस्लिम हैंग, इस विषय पर तो मैंने सारे देश भर में अभियान चलाया। ये देश भर में अभियान चलाने के बाद मुशर्रफ साहब ने लिखा, नहीं तो मुशर्रफ साहब भी सारे ब्राह्मण एक जैसा नहीं होते हैं, ऐसा मुझे बताते रहते थे। चलो खुशी की बात है, चलो हमारे अभियान से एक आदमी को तो बात समझ में आ गई। अभी वो लगभग सारे के सारे जो है वो बम फोड़ने वाले ब्राह्मण, उसमें एक भी ब्राह्मण पकड़ा नहीं जाता, ऐसा बोलते वो पुलिस के स्टेट लेवल के बड़े अधिकारी। और क्यों नहीं पकड़ा जाता है वो भी आप लोगों के सामने उन्होंने रखा, क्योंकि सारे अधिकारी उनके, आईबी उनका, एलआईबी उनकी, लोकल इंटेलिजेंस उनका, सीबीआई उनका, ये वो इंक्वायरी करने वाला एनआईए उनका, वो इंक्वायरी ही नहीं करते, मूल वहां तक जाते ही नहीं है, यही बताया उन्होंने। तो इसलिए इस विषय पर तो आप लोगों को जानकारी मिली है। अभी ये किसान मोर्चा के संबंध में हम लोग किसान आंदोलन में कम से कम 3-4 महीना वहाँ पर थे, किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए। वो 40 लोगों की कमेटी थी। हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का है, मगर उस आदमी को 40 में 41वां आदमी लेने के लिए राजी नहीं हुए। वो आंदोलन में वो 40 लोग कहाँ के, पंजाब के, हरियाणा के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 2.5 स्टेट के, 3 स्टेट के भी नहीं, 2.5 स्टेट के। और उन्होंने जब भी भारत बंद किया वो 2.5 स्टेट में उसका असर होता था और सारे देश भर में उसका कोई असर नहीं होता था। ये तो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, इस वजह से मजबूरी में नरेंद्र मोदी ने ये कानून वापस लिया। इसलिए बीच बीच में वो लोग बयान देते रहते हैं कि पहले चुनाव तो होने दो, दोबारा लाते हैं। अभी कल परसों फिर मिनिस्टर ने कहा दोबारा लाते हैं। अभी हमारी डिफिकल्टी है, तो उनको कानून लाने के लिए कितना समय लगेगा जानते हो? सिंपल एक राष्ट्रपति के साइन से अध्यादेश निकालना है, पार्लियामेंट में टेबल पर रखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों वकील साहब, अध्यादेश निकाल सकते कि नहीं? कोई पार्लियामेंट की टेबल पर भी रखने की जरूरत नहीं। वैसे के वैसे कानून जो है एक अध्यादेश निकालकर दूसरे दिन से लागू कर सकते हैं। पार्लियामेंट में टेबल पर रखने की जरूरत नहीं है, डिस्कशन की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट में कानून पास करने की जरूरत नहीं है। 6 महीने तक केंद्र सरकार के पास पावर है, बगैर पार्लियामेंट में पास किए हुए कानून लागू कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। और फिर 6 महीने में उस लॉ को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसको पार्लियामेंट में पास करना होगा। तो इसलिए इसका अगर विरोध करना है, क्योंकि ये कानून उन्होंने पास किए, उसके विरोध में किसान ने आंदोलन किया और आंदोलन पीछे ले लिया। जो समस्या नहीं थी वो समस्या नरेंद्र मोदी ने पैदा की, उस समस्या का समाधान करने के लिए किसान ने आंदोलन किया और वो कानून पीछे ले लिया। जो किसान की मौलिक समस्या है वो वैसी की वैसी है। क्या हुआ? उन्होंने जो कानून बनाए वो कानून पीछे लिए। जो किसान की समस्या है उसका समाधान हुआ? उसका कोई समाधान ही नहीं, वो वैसे को वैसे ही है। उन्होंने कानून बनाए, उन्होंने कानून थोपे, उनके थोपे हुए कानून पीछे ले लिए, मगर समस्या का समाधान कहां हुआ? जो किसान की समस्या है उसका समाधान कहां हुआ?
कौन सा समाधान? उद्योगपति कोई चीज प्रोडक्ट करता है, उसका रेट निर्धारित कौन करता है? उद्योगपति निर्धारित करता है। मान लो साबुन बनाया, उद्योगपति ने साबुन बनाया, वो साबुन कितने रुपए में बेचना है वो उद्योगपति उसकी प्राइस निर्धारित करता है। किसान अपने खेती में जो भी फसल पैदा करता है, वो भी चीज पैदा करता है, उसका रेट निर्धारित करने का अधिकार किसान के पास नहीं। अन्याय कैसे हो रहा है? एक उद्योगपति चीज प्रोडक्ट कर रहा है, उसका रेट निर्धारित करने का अधिकार उद्योगपति के पास है। किसान चीज अपने खेती में पैदा कर रहा है, उसका रेट निर्धारित करने का अधिकार किसान के पास नहीं है। किसान क्या कह रहा है? मिनिमम तो निर्धारित कर दो, मिनिमम। एमएसपी, एमएसपी क्या है? क्या वकील साहब? मिनिमम, मिनिमम प्राइस। मैक्सिमम प्राइस नहीं बोल रहा है किसान। अरे मिनिमम तो निर्धारित कर दो। वो खुद निर्धारित नहीं कर रहा है, किसान निर्धारित नहीं कर रहा है, वो सरकार को बोल रहा है निर्धारित करो। है समस्या समझ में आ रही? अब किसान अपनी चीज का मूल्य निर्धारित क्यों नहीं कर सकता है? दूसरा सवाल, क्यों नहीं कर सकता? उद्योगपति करता है, किसान क्यों नहीं करता? किसान एक दिन से ज्यादा भी अपने खेती से उत्पादित माल अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि वो, मैं तो किसान का बेटा हूं, मैं तो जानता हूं, खेती से ही मेरे पिता खेती से ही गाड़ी में माल डालते थे और खेती से ही सीधा मार्केट में लेके जाते थे, घर में भी नहीं लाते थे। और वो पैसा मिलने के बाद जिस साहूकार से उन्होंने पैसा लिया, उनको वो पैसा चुकाते थे और फिर अगली फसल के लिए साहूकार से पैसा लेते थे। किसान अपना प्रोडक्ट जो है अपने घर में रख नहीं सकता। उद्योगपति जो प्रोडक्ट करता है वो अपने स्टोरेज में अपना माल रखता है। अगर महीना 2 महीना अगर मान लो वो वहां रहा तो उसका कोई बिगड़ता नहीं है। उसने जो निर्धारित किया उसी निर्धारित प्राइस पर ही मार्केट के लोग जो है वो उसका लेकर जाते हैं, क्योंकि उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी है। 1 दिन 2 दिन, हफ्ता, 15 दिन, महीना, 2 महीना वो माल अपना रख सकता है, मगर अपने ही प्राइस पर बेचता है। किसान ऐसा नहीं कर सकता। उसको अपना माल जो है फौरी बेचना पड़ता है। यह है समस्या। इसलिए किसान क्या कह रहा है? मिनिमम प्राइस तो मिलना चाहिए। देखो, मिनिमम प्राइस निकालना है तो क्या डिफिकल्टी है जानते हो? मिनिमम प्राइस निकालना है, किसान के वस्तु का मिनिमम प्राइस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मैं बताता हूं आपको। खेती में फसल निकालने के लिए अकेला किसान खेती में काम नहीं करता, पूरा परिवार खेती में लगा रहता है और कोई 8 घंटे का काम नहीं होता है। किसान का परिवार वो 8 घंटे काम नहीं करता और पूरा का पूरा परिवार उस खेती में लगा रहता है। मैं किसान का बेटा हूं, खुद ही जानता हूं। और सारा परिवार लगा रहता है। अब प्राइस निकालने के लिए ये जो काम करने वाला मैन पावर है वो भी उसमें जुटेगा ना? नहीं, तभी तो प्राइस निकलेगी। वो मिनिमम प्राइस भी काफी हो जाती है। उस प्राइस पर सरकार इन किसानों को बेचने के लिए देंगे तो जो महंगाई है बढ़ेगी। जैसे महंगाई बढ़ेगी तो इकोनॉमी पर उसका जो असर पड़ेगा वो बहुत सारी बातें हैं, दुनिया भरी की बातें हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि किसानों को ही रगड़ने का काम किया।
मिनिमम प्राइस भी उनको नहीं मिलता है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 1.5 गुना देंगे, 1.5 गुना बोला था, अभी वो 1.5 गुना नहीं दे पाया, अभी बोल रहा है 2 गुना, किसान की आय मैं 2 गुना कर दूंगा। 1.5 गुना नहीं दे पाया, मगर अभी बोल रहा है कि 2 गुना कर दूंगा। 1.5 गुना नहीं कर पाया। अब ये जो अन्याय हो रहा है किसान के ऊपर, उसका कारण ये है कि उसका विरोध करने के लिए जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन चाहिए वो नहीं है, और तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोग ही किसान हैं, और बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो है कास्ट का नोशन ज्यादा मानते हैं, और इस वजह से वो जाति के आधार पर डिवाइडेड है। अपने पर होने वाले अन्याय अत्याचार के विरोध में आंदोलन करते हैं, और जब चुनाव आता है तो बीजेपी ने अगर उनके जाति के किसी आदमी को एमएलए का टिकट दिया तो उस बोलते अरे अपने जाति का है ना, तो देना तो पड़ेगा ना, वो अपनी जाति का है ना, उसको देना तो पड़ेगा। तो वो चुनाव में अपने जाति का है, इसलिए बीजेपी को वोट देने के बजाय वो बीजेपी के विरोध में है, अपनी जाति के समर्थन में है, अपने जाति का कैंडिडेट है इसलिए उसको वोट देता है, वो बीजेपी के समर्थन के लिए देता नहीं है। वोट जमा होता है बीजेपी के अकाउंट में, उसके जाति के अकाउंट में जमा होता नहीं है। ये जो माइक्रो मैनेजमेंट है, पार्टी है नहीं, पार्टी 3.5% की, कांग्रेस भी 3.5% की, बीजेपी भी 3.5% की, पार्टी है ही नहीं, तो टिकट मांगने के लिए जाना है। शेड्यूल कास्ट के लोग टिकट मांगते हैं, शेड्यूल टाइप के लोग टिकट मांगते हैं, नॉमिनी टाइप के लोग टिकट मांगते हैं, एमबीसी के लोग टिकट मांगते हैं, ओबीसी के लोग टिकट मांगते हैं। मांगने वालों में ही हम लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, हमारी कोई पार्टी ही नहीं है। हम टिकट बांटने का नहीं, टिकट मांगने का काम करते हैं। और मांगने वालों को क्या कहते हैं भाई, आपके महाराष्ट्र में या राजस्थान में क्या बोलते हैं? हाँ, भीख मंगा। पंजाब में मंगता बोलते हैं। हाँ, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भिखारी बोलते हैं। है? तो जो मांगने वाला आदमी टिकट मांगता है वो देने वालों को मालूम है। तो मांगने वाला टिकट मांगता है, टिकट मांगता है तो उसको मिलता नहीं है, फिर उसको बुलाते हैं तो आपको मिलना चाहिए था मगर आपको मिला नहीं, अगले बार आपका विचार किया जाएगा। तो घर में आता है, क्या हुआ? नहीं, पार्टी हाईकमांड ने अगले बार गारंटी से मुझे टिकट देने का वादा किया और कहा कि मन लगाकर कैंपेन चलाओ, प्रचार करो। तो अभी मैं अगले बार मुझे मिलने वाला है, इसलिए मैं कुछ दिया, कुछ भी नहीं, आश्वासन दिया, आश्वासन से खुश है। मराठीमध्ये म्हण आहे ना, अर्ध्या हडकुंडात पिवळं होणे है, मराठीमध्ये म्हण आहे अर्ध्या हडकुंडात पिवळं होणे। परंतु आपल्या माणसांना अर्ध हडकुंड सुद्धा लावायची जरूरत नाही, हडकुंड दाखवलं ना, असं दाखवलं आणि त्यांनी बघितलं तर तो पिवळा 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 होता। तो ये जो मनोविज्ञान है हम लोगों का, ये कमजोरी है हमारी। तो उसको टिकट देते नहीं है, और ऐसा ही देते ही नहीं है। और हमारे लोग भी जो छोटे आश्वासन दे उसे संतुष्ट होते हैं। अगर कोई एक आदमी संतुष्ट नहीं हुआ, एक आदमी नहीं होता है, जो संतुष्ट नहीं होता, तो एसटी मध्ये 5 तिकीट, 5 व्हीआयपी सीट असतात। आता लोकसभेची सीट नाही मिळाली, विधानसभेची नाही मिळाली, जिल्हा पंचायतची नाही मिळाली, नगरपालिकेची नाही मिळाली, आणि तो माणूस झाला असंतुष्ट। मग ठीक आहे, म्हणजे वर्षभरासाठी
ESTचं जे तिकीट आहे ते तुम्हाला आम्हाला फ्री ऑफ कास्ट. ते VIP आहे बरं, लक्षात घ्या, VIP आहे. नहीं काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो आप लोगों को बोलेगा काल्पनिक, नहीं ये रियलिटी है. तो फिर हमारा आदमी चलो कोई कुछ तो सारा टिकट मिला आप लोगों को. तो हमारा अपना संगठन होना चाहिए और हमारी अपनी ताकत होनी चाहिए. तो संगठन खड़ा ना हो इसके लिए भी हमारा जो दुश्मन है, हमारा संगठन नहीं बनना चाहिए, इसके लिए बहुत कोशिश करते हैं. हमारी खबर नहीं आनी चाहिए अखबार में, लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए, संगठन का नाम भी मालूम नहीं होना चाहिए. वामन मेश्राम नाम का कोई आदमी जो है धरती पर पैदा हो गया है, वो किसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, वो भी मालूम नहीं होना चाहिए. बिल्कुल खबर नहीं देते. संगठन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि संगठन बनेगा तो वो भी टिकट बांटने वाले हो जाएंगे. फिर हमारे पास साले मांगने के लिए नहीं आएंगे, वो खुद ही बांटने वाले हो जाएंगे. तो हमारा अपना संगठन राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना चाहिए, किसान लोगों का भी राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना चाहिए. और जब तक ऐसा नहीं होगा, मिनिमम प्राइस वाला मुद्दा अभी भी पेंडिंग है. ये 3 कानून पीछे लिए, मगर सरकार ने MSP की डिमांड माना नहीं, मिनिमम की डिमांड नहीं माना. मगर किसान की आय हम दोगुनी कर देंगे. अरे मिनिमम नहीं मान रहे, तुम दोगुनी कैसे कर दोगे? दोगुनी कर देंगे. ये अखबार की फ्रंट पेज की खबर होती है, लोग पढ़ते रहते हैं और इसी से कुछ होते रहते हैं. तो राष्ट्रीय स्तर का किसानों का संगठन खड़ा होना जरूरी है. जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो डिसाइडिंग नहीं हो सकते. जबकि आपको याद होगा कि जब आज़ादी मिली और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा तो चुनाव निशान किसानों वाला ही था, बैल जोड़ी था, बैल जोड़ी. फिर वो विवाद में फंस गया, गाय वासरू, फिर वो किसान से ही रिलेटेड है. ये कॉन्शियसली आपको बता रहा हूं. और किसानों ने ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले क्या कहते हैं, सेठ जी और भटजी, सेठ जी और भटजी ये किसानों के 2 बड़े दुश्मन है. उसी किसानों ने एक सेठ जी को और एक भटजी को अपना नेता माना. सेठ जी यानी गांधी जी, भटजी यानी जवाहरलाल. माना? ज्योतिराव फुले कह रहे कि ये तुम्हारे दुश्मन है. उसी में से 2 को, एक सेठ जी गांधी जी, एक भटजी जवाहरलाल, दोनों को अपना बड़ा नेता माना, उसको प्रधानमंत्री बनाया, उसको महात्मा बनाया. और जिन्होंने महात्मा बनाया, उस महात्मा ने उसके पिछवाड़े पर लात मारने का काम किया. संविधान सभा में एक टिकट भी नहीं दिया किसान को. किसान गांधी जी को मालूम था कि ये लोग जो है वो मेरे पास टिकट मांगने के लिए आएंगे. तो 37 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव हुआ, 35 में सेकंड इंडिया एक्ट पास हुआ, 37 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव हुआ. गांधी जी को पहले मालूम था 37 में चुनाव होने वाला है. 36 में गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के प्राइमरी मेंबरशिप का इस्तीफा दे दिया. या आज से मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हूं. तो कांग्रेस के सारे बड़े नेता गांधी जी के पास गए. अरे आप प्राइमरी मेंबर नहीं रहेंगे तो कांग्रेस कैसे चलेगी? कहा कि अगर आपको आंदोलन करना होगा तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन पास कर दो कि गांधी जी को आंदोलन करने के लिए सर्वाधिकार दिया जाता है. एक लाइन का रेजोल्यूशन पास कर लेना, आंदोलन करने के लिए फिर मैं नेतृत्व स्वीकार कर लूंगा. हो गया, आपकी समस्या का समाधान हो गया. हाँ, हो गया.
फिर 37 के चुनाव में इस्तीफा देने के बाद लोग टिकट मांगने के लिए गांधी जी हमको विधानसभा में, लोकसभा में, संविधान सभा में टिकट मांगने के लिए गए। कहा मैं तो प्राइमरी का मेंबर भी नहीं हूं कांग्रेस का, मैं कांग्रेस का प्राइमरी मेंबर भी नहीं हूं, मैं आपको टिकट कैसे दे सकता हूं? रिकमेंडेशन कर, नहीं मैं मेंबर ही नहीं हूं तो रिकमेंडेशन कैसे कर सकता हूं? एक सफाई मजदूरी करने वाला वाल्मीकि जाति का आदमी गांधी जी को चिट्ठी लिखा कि मैं ग्रेजुएट हूं, अंग्रेजी लिखता हूं, अंग्रेजी बोलता हूं, आप हमारे मसीहा है, गांधी जी लिखा, आप हमको संविधान सभा में टिकट दे दो। गांधी जी ने उसकी चिट्ठी अपने अखबार में हरिजन में छापी और अपना ओपिनियन भी छापा कि ये भटका हुआ नौजवान है, ये भटक गया है, मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ एक काम है, मैं उसमें उसकी मदद कर सकता हूं कि बढ़िया क्वालिटी की सफाई कैसे करनी चाहिए, उसके लिए उस ग्रेजुएट जो वाल्मीकि है उसकी मैं मदद कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपने घर की सफाई खुद ही टॉयलेट वगैरह साफ करता हूं, तो बढ़िया क्वालिटी का सफाई कैसे करना चाहिए मैं उस ग्रेजुएट वाल्मीकि को सिखा सकता हूं, ये मैं मदद। ये बात हरिजन नाम के पेपर में उसकी चिट्ठी भी लिखी और उसमें अपनी राय भी लिख दी। अब इस तरह की राय रहेगी और बाबा साहब आम्बेडकर के नजर में नहीं आएगी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता ना। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने वो रिकॉर्ड में व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल्स नाम की किताब में लिखी। ये हमारे लोगों को पता ही नहीं है। तो 36 में गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का इस्तीफा दिया, मगर कांग्रेस पार्टी का कोई भी काम गांधी जी के बगैर चलता नहीं था। गांधी जी ने ही सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया। जवाहरलाल को नॉमिनेट किया। बाद में पत्रकारों ने गांधी जी को पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? कहा कि जवाहरलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए रजामंद नहीं हो सकते, इसलिए मैंने ऐसा किया। यानी सरदार पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए राजी हो सकते, जवाहरलाल राजी नहीं हो सकते। समझ में आए? जवाहरलाल से उम्र में ज्यादा है सरदार पटेल, अनुभव में, त्याग बलिदान में। पत्नी का देहांत हो गया, दूसरी शादी नहीं की। उसके लड़की ने, मनीबेन ने भी अपने बाप की सेवा करने के लिए उसने भी अपनी सारी जिंदगी स्वाहा कर दी। सरदार पटेल की बेटी ने, मनीबेन ने, उसने भी शादी नहीं की, पूरी जिंदगी लगा दी। यानी त्याग बलिदान, योग्यता, पढ़ाई लिखाई। वो भी बैरिस्टर थे, जवाहरलाल बैरिस्टर थे, सरदार पटेल भी बैरिस्टर थे, कम नहीं थे। उम्र में भी, अनुभव में भी ज्यादा थे। और जवाहरलाल नेहरू से और एक क्वालिटी में वो बहुत ज्यादा आगे थे, वो बहुत बेहतरीन संगठन करता थे। गांधी जी ने लिख कर रखा, यदि सरदार पटेल मुझे नहीं मिले होते तो शायद मैं आज़ादी हासिल करने में कामयाब नहीं होता। इस एक ही सेंटेंस से सरदार पटेल की योग्यता का पता चलता है। मगर गांधी ने उसको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। तो संगठन जो है, हमारा अपना संगठन होना चाहिए। मैं पिछले 45 साल से संगठन बनाने के लिए, मैं ज्यादातर समय जिंदगी का संगठन बनाने के लिए लगाया और इतना बड़ा संगठन, विशाल संगठन खड़ा हो गया। तो ये संगठन के बदौलत हमारे लोगों को बहुत कुछ हासिल होगा, क्योंकि मैंने जो इतिहास पढ़ा उसमें मैंने देखा कि संगठन के बल पर दुनिया में बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई है, संगठित शक्ति के बल पर हुई है, और बड़ी बड़ी बातें हासिल दुनिया में की जा सकती है, संगठित बल, संगठन के बल पर हासिल की जा सकती है। वो संगठन का बल मैं इस अनुभव से भी गुजरा हूं। मेरे पास ये भी तजर्बा है कि हमारे दुश्मनों ने हमारा संगठन कई बार तोड़ा। अब बांजे राठौड़ बराबर बोल रहा हूं ना? देखो वो मुंडी हिला रहा। हमारे दुश्मनों ने तोड़ा, सबूत है हमारे साथ सारे।
क्योंकि दुश्मनों को मालूम है कि अगर इनकी संगठित शक्ति निर्माण हो गई तो फिर ये काबू में आने वाले नहीं है, फिर इनकी मानना पड़ेगा। तो इसलिए तो मैं कहता हूं कि अगर 63 साल में अंग्रेजों को भगाने में उनको कामयाबी हुई और अंग्रेजों की जगह ब्राह्मण का भारत पर काबिज हो गए, अगर 63 साल के आंदोलन में अगर ऐसा हुआ तो हम भी आंदोलन करेंगे, हम भी आंदोलन करेंगे। अगर उनको ऐसा मिल सकता है तो हमें भी मिल सकता है। 78 से आप गिनती करो, 22 और 21, लगभग 43 साल हो गए। तो इतना साल और इसमें 20 साल मिलाओ, 63 साल हो जाएंगे। 20 साल मिलाओ। मैं अभी 20 साल की वादा कर रहा हूं आप लोगों को कि 20 साल में इन ब्राह्मणवाद का राम नाम सत्य करेंगे। तो ये इस लेवल पर हमारा संगठन पहुंचा है। ये संगठन शक्ति के ऊपर ही किसानों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना चाहिए, ये मुद्दा है। यानी कोई भी किसानों का हो या किसी का भी संगठन हो, संगठित शक्ति होगी तो संगठित शक्ति के बल पर आप लोग हासिल कर सकते हैं। 2 बार भारत बंद किया, दोनों बार की बातें मान्य हुई, तीसरी बार तो आंदोलन ही नहीं करना पड़ा। एक कागज का ज्ञापन दिया तो नीट का मामला हल हो गया। बेताड़ बराबर है। नीट जो है हमने केवल ज्ञापन दिया, किया कुछ भी नहीं, एक कागज दिया कि कलेक्टर साहब नरेंद्र मोदी तक पहुंचा दो। कलेक्टर ने पहुंचा दिया, बस हो गया, मंजूर हो गया। क्योंकि उनको मालूम है आंदोलन होगा, आंदोलन होने के बाद करना ही पड़ेगा, तो श्रेय वामन मेश्राम को मिलेगा और लोग उसके साथ में अलायन हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। और मैं ओबीसी का होकर भी मेरी क्रेडिबिलिटी लॉस्ट हो जाएगी। तो संगठित शक्ति की बात महत्वपूर्ण है। उसके आधार पर हम लोग बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं संगठित शक्ति निर्माण करने पर बहुत बल देता हूं और संगठन के क्षेत्र में मैं मूल रूप से संगठन का आदमी हूं। कैडर बिल्डिंग पर मेरा बहुत जोर रहता है, संगठन निर्माण पर बहुत ज्यादा जोर रहता है। तो मैंने जिंदगी का बहुत सारा समय जो है वो संगठन निर्माण पर लगाया, बहुत ज्यादा समय लगाया। और अभी एक्शन मोड में, अभी भी हम लोग जो एक्शन मोड पर है वो मासेस का संगठन बनाने के लिए एक्शन मोड पर है। जो पढ़े लिखे लोगों को समझा बुझा कर संगठन बनाना पड़ता है और मासेस को आंदोलन करके जोड़ना पड़ता है। उनको ज्यादा बौद्धिक बात समझाओगे, सामान्य आदमी को समझ में नहीं आती। उनके इश्यूज को लेकर आंदोलन करो, उनको जल्दी बात समझ में आ जाती है। अभी हमारे राम सुरेश वर्मा जी ने अंबेडकर नगर से एक भाषण किया कि वहाँ उन्होंने किसानों के मुद्दों पर कि किसानों को वो चाहिए था, खेती में डालने के लिए कोई चीज़ होती है खास प्रकार का खाद वगैरह जो है वो मिल नहीं रहा था, सरकार उपलब्ध नहीं कर रही, किसान उसको खरीदने के लिए तैयार है मगर वो मिल नहीं रहा है। उसके लिए आंदोलन किया तो सारा का सारा जो ठप कर दिया और उसकी बात को मानना पड़ा। राम सुरेश वर्मा जी ने प्रशासन को, योगी के प्रशासन को झुकाया, क्योंकि प्रशासन को मालूम है ये राम सुरेश वर्मा नहीं है, उसके बैकिंग वामन मेश्राम। ये एक अंबेडकर नगर में हो रहा है, ये यूपी में फैल सकता है, तो जो अनुकूल वातावरण चुनाव के लिए हमने बनाया वो भी हवा में उड़ जाएगा। ये संगठित शक्ति के बल पर ये किया जा सकता है, ऐसा करना चाहिए और इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाना चाहिए। ये भारत मुक्ति मोर्चा का जो संगठन है, ये संगठन इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजिटेशन, ये आंदोलन करने के लिए बनाया गया संगठन है। बामसेब कर्मचारियों का संगठन है। कर्मचारियों का संगठन आंदोलन करने के लिए कई किस्म की रुकावटें हैं, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स है,
तो आंदोलन करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा बनाया है। उसका रोल आंदोलन करने वाला है। जैसे मिलिट्री में एक रोल होता है एम्यूनेशन फैक्ट्री का, बारूद पैदा हो रही है, गोलियां पैदा हो रही है, और एक है इन्फेंट्री जो मैदान में लड़ रही है। तो भारत मुक्ति मोर्चा इन्फेंट्री है जो मैदान में लड़ेगी, और बामसेप जो है ये सप्लाई यूनिट है, एम्यूनेशन फैक्ट्री है। अभी एम्यूनेशन बहुत सारा जमा हो रहा था टेबल पर। हाँ हाँ, तो ये पूरे सिस्टम के साथ सारा का सारा मामला चल रहा है, पूरे समझदारी के साथ, पूरे विचार के साथ चल रहा है, और उसको समझकर, उसी तरीके से समझकर कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए। अगर करेंगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में हम लोग सफल हो जाएंगे। अभी ज़्यादा लंबा समय है नहीं, 10 साल में बहुत कुछ होने वाला है। मैं तो आंख लगा कर देख रहा हूं। तो आप लोगों को भी विलास खरत का ये कहना है कि सोमनाथ मंदिर के रेफरेंस में कुछ कहो, तो मैं तो कि वो देख रहे हैं। मैं आंदोलन का पार्ट आपको बताना चाहता हूं कि इसके बारे में ये साल समाप्त होने के बाद में पूरी आंदोलन की रणनीति राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाएगी। उसमें सोमनाथ के अधीन जो मंदिर नीचे मिला है, उसके साथ साथ देश भर में कई ऐसे हमारे स्थल है जिसको इन लोगों ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। उन सारे बातों के लिए राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन भी किया जाएगा। मगर अभी ये साल अभी समाप्त नहीं हुआ, अगले साल में ये सारा का सारा मामला ऑर्गेनाइज्ड वे में घोषित किया जाएगा। और रहा महिलाओं का, तो महिलाओं के ऊपर महिलाओं ने बहुत सारी बातें बताई हुई है। आप लोगों को जानकारी ही है कि हम लोगों ने महिलाओं का जो संगठन है वो बनाया है, और सारे देश भर में महिलाओं का संगठन चल रहा है, और महिलाओं का नेतृत्व भी खड़ा हो गया है, और हर जगह महिलाओं का यूनिट खड़ा हो गया है। पहले ये दिक्कत आती थी मुझे, और वो पुरुषों के तरफ से ही रुकावट पैदा होती थी। पुरुष ही रुकावट पैदा करते थे महिलाओं का संगठन बनाने के लिए। मगर 50% जो हिस्सा है महिलाओं का समाज के अंदर, अगर मान लो उसको आप आंदोलन से अलग कर देंगे तो आंदोलन तो कोई सफल होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकता। और महिलाओं ने अगर आंदोलन में रोल प्ले किया तो आंदोलन जल्दी सफल हो सकता है, क्योंकि पुलिस वालों को लाठी अगर चलानी है महिलाओं पर तो वो बड़ा इशू बन जाता है, इमोशनल इशू बन जाता है, और समाज बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो अगर महिलाओं को सामने रखो, उसके दूसरे नंबर पर पीछे रहो पुरुष, सबसे आगे महिला को रखो, तो लाठी मारेंगे ही नहीं, उधर मारेंगे तो भड़का उड़ेगा, भड़का उड़ेगा तो आंदोलन आसानी से फैल जाएगा। अभी तो हमारे पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में तो हमारी खबरें जो है, पहले दिन मैंने आपको बताया था 1,40,00,000, वो अभी 2-3 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक फैल गया है। ये लोग जो अखबार वाले हमारी कोई खबर छाप रहे नहीं छाप रहे, वो अभी उनके ऊपर कोई निर्भर नहीं है। हम लोग अभी हमारी खबरें जो है हम खुद ही सारे देश भर में, दुनिया में फैला रहे हैं। विदेश से लोगों को मुझे टेलीफोन आ रहे हैं कि हम सुन रहे वहां पर। तो महिलाओं का संगठन भी बड़े पैमाने पर खड़ा हो गया है, और उसके लिए बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा।